नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मां दुर्गा से लेकर मां काली की आराधना की जा रही है और जिस तरह मां काली ने राक्षसों का नाश किया था, ठीक वैसा ही गाजियाबाद में हुआ है। यहां नवरात्रि के साथ ही अपराधियों के अंत का आरंभ हो चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार किसी महिला पुलिस ने किसी बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया है और इसके बाद आरोपी रहम के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया और यही उत्तर प्रदेश पुलिस की शक्ति भी है। और एनकाउंटर के बाद बदमाश अब सॉरी बोलते बोलते नहीं थक रहा है। तो क्यों किया था? महिला पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कबूल कर रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गाजियाबाद में लूट को अंजाम देने वाले बदमाश को पकड़ने का जिम्मा महिला पुलिस ने अपने कंधों पर लिया था, जिसके बाद न सिर्फ बदमाश को पकड़ा बल्कि उसे लंगड़ाकर चलने पर मजबूर कर दिया। तो क्यों किया था? पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं तो क्यों चलाई थी पुलिस पे? बचने के लिए चला दी थी। महिला पुलिस के इस पहले एनकाउंटर के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि महिला सशक्तिकरण का जो नारा सीएम योगी ने दिया है वो नारों तक सीमित नहीं है। एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, एक तमंचा, में कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। बदमाश जो शायद महिला पुलिसकर्मियों को कमतर आंक रहा था, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद समेत पूरे यूपी के बदमाश खौफ में हैं। मैं बचने के लिए चला दी थी। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है, जो सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है और तभी तो गाजियाबाद की धरती पर आज इतिहास रचा गया। योगी आदित्यनाथ की दुर्गा शक्ति ने कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर कर नारी शक्ति का असली मतलब भी समझा दिया, साथ ही अपराधियों को खुला संदेश भी दे दिया कि अब उनका बचना नामुमकिन है। और ये सीएम योगी की वही दुर्गा शक्ति है जिन्होंने बदमाश को घुटनों पर ला दिया। पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं तो जो काम अब तक पुरुष पुलिसकर्मी करते थे वो काम महिला पुलिसकर्मियों ने करके बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अपने ऊपर जो होते हम जान से मारने की डीएसएस ने हम पे फायर किया, तो जवाबी फायर हमने भी इस पे किया क्योंकि हम लोग को भी सिखलाया गया है। ट्रेनिंग हम लोग की भी जेंट्स के बराबर ही होती है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। सीएम योगी ने 2 दिन पहले 1663 थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की शुरुआत की थी। मिशन शक्ति 5 के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने संदेश दिया था कि सुरक्षा और सम्मान नारी का अधिकार है। जो अपराधी अब तक बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ अपराध करके भय का माहौल पैदा करते थे, चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके यही बेटियां, यही बालिकाएं उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पकड़ करके पिटवाने का कार्य भी करेंगे। गाजियाबाद में मौजूद महिला थाने की ये शेरनियां आज सुर्खियां बनी हैं, क्योंकि सीएम योगी ने जो भरोसा महिलाओं पर जताया है उसे इन शेरनियों ने 100% सही साबित किया है। उत्तराखंड के काशीपुर में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने उपद्रव स्थल पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। 21 सितंबर को जो लोग पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे वो अब चुन चुन कर पकड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी साफ कर दिया है कि उपद्रवियों का ठोस इलाज होगा। और उत्तराखंड के काशीपुर में उपद्रवियों पर एक्शन चालू है। 21 सितंबर को आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान जो लोग पुलिस की पिटाई कर रहे थे, अब पुलिस उनका इलाज कर रही है। चुन चुनकर उन्हें पकड़ा जा रहा है। उपद्रव के 24 घंटे के अंदर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन ने उपद्रव की शुरुआत वाली जगह पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। अवैध तरीके से बने 12 निर्माणों का चालान किया गया। कई अवैध बिजली कनेक्शन भी काटे गए। सीएम धामी ने साफ साफ कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ाई से निपटेगी। कानून को तोड़ने की किसी को भी कोई इजाजत नहीं है। किसी को इतना अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले। काशीपुर के उपद्रवियों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर धामी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पोस्टर्स को हटाने को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि आईएमसी नेता मोहम्मद नफीस ने पुलिस को धमकी देते हुए गालियों का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद नफीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। क्योंकि बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। इस दौरान इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना डॉक्टर नफीस ने पुलिस को पोस्टर न हटाने की धमकी दी। पुलिस को धमकी देते हुए हाथ काटने की बात कही। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आईएमसी नेता मोहम्मद नफीस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल 4 दिन पहले हर घर और गली गली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने का ऐलान किया गया था।
जिसे हटाने के लिए पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद उल मिलाद उन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद का जो विवाद शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। राज्य के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का संकट भी पैदा किया जा रहा है। पुलिस एक्शन ले रही है लेकिन रिएक्शन भी कम नहीं है। और प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को देखिए, हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती है और जोर जोर से आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं। ये एक शहर की तस्वीर नहीं है। उत्तर प्रदेश के शहर शहर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। वाराणसी में बुर्के में महिलाएं और नाबालिग लड़कियां सड़कों पर उतरी। बागपत में मुस्लिम समाज के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में मुस्लिम युवक हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और प्रयागराज में पवित्र कल्प वृक्ष पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इन प्रदर्शनों में खास बात यह है कि किसी ने इसके लिए इजाजत नहीं ली। वाराणसी में तो महिलाओं और लड़कियों को आगे कर दिया। आई लव मोहम्मद उस कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं और ये पूरा देखिए कितनी आपको लड़कियां दिखाई देंगी यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और ये जो है इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। सवाल है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर गदर क्यों हो रहा है। दिल्ली में नवरात्रि पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति मिल गई है। और पहले दिल्ली में लाउडस्पीकर रात 10 बजे तक ही बजते थे। उसके बाद बजाने पर पुलिस जब्त कर लेती थी पूरे उस डीजे को। हिंदू समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया है। अब मुस्लिम नेता अजान में भी छूट की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली वालों को सरकार ने नवरात्रि का गिफ्ट दिया है, जिसके मुताबिक 3 अक्टूबर तक रात 10 बजे की जगह लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक बजाए जा सकेंगे। पहले 10 बजे तक की ही अनुमति थी। नियमों के मुताबिक सरकार साल के 15 दिन रात 10 से 12 बजे तक लाउडस्पीकर की इजाजत दे सकती है। रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले का दिल्ली के लोगों ने स्वागत किया है। हमें अब बहुत गर्व महसूस हो रहा है दिल्ली सरकार पर, जिन्होंने इस फैसले को 10 की जगह 12 कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अजान के लिए लाउडस्पीकर उतारे जाने पर आपत्ति जताई है। देखिए, ये देश एक धार्मिक देश है। अगर किसी का त्योहार हो रहा है तो उसमें अगर परमिशन मिलता है तो अच्छी बात है। दिल्ली सरकार ने नियमों के तहत छूट दी है। इसमें पहले से ही निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। शारदीय नवरात्र साल में एक दिन आता है और अजान हर दिन होती है, इसलिए दोनों के लिए फैसला एक नहीं हो सकता है। भोपाल में जिला प्रशासन ने गरबा पंडालों को लेकर अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हिंदू संगठनों ने गरबा जिहाद से बहन बेटियों को बचाने और गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री को रोकने की तैयारी कर ली है। बिना आईडी प्रूफ अब किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं मिलेगी। इसको लेकर भोपाल के अवधपुरी में श्री कृष्ण सेवा समिति के गरबा पंडाल के बाहर होर्डिंग भी लगा दिए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है, जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। यही आदेश सब जगह जारी होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में गरबे का जो हमारा जो आराधना है गरबे के द्वारा वो पूरे देश में चलती है। हाथों में लठ और होर्डिंग पर अंजाम की चेतावनी साफ साफ लिखी है। बकायदा जूते चप्पल और लठ की फोटो भी होर्डिंग में लगाई गई है। इसी के साथ हिंदू संगठनों ने गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए नियम भी तय किए हैं, जिसके मुताबिक माथे पर तिलक, हाथों में कलावा, आधार कार्ड, गंगा जल, गोमूत्र का आचमन, वराह देवता और मां दुर्गा की तस्वीर को नमन करना होगा। इसके साथ ही सभी गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। देश भर में नवरात्रि की धूम है। गरबा पंडाल सज चुके हैं और अब एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्टिव हो गए हैं। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों के बाहर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और जरूरत पड़ने पर रोमियो या मजनुओं को अच्छा सबक सिखाएगी ये महिला पुलिस। और तस्वीरों में नजर आ रही महिला स्क्वाड रतलाम के रोमियो और मजनुओं को सबक सिखाने को तैयार है। ये स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर के गरबा पंडालों, चौराहों और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास निगरानी रखेगा। बेवजह घूमने वालों और मनचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। जहाँ पंडाल जहाँ पर गरबा आयोजित किया जा रहा है वहाँ जाकर उनको देखना, यदि कोई असामाजिक तत्व दिखते हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई करना। अब रतलाम में गरबा पंडालों के आसपास भटकने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑपरेशन कलावा की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर ऑपरेशन कलावा शुरू किया है। 9 महिलाओं को कलावा बांधा गया और नवदुर्गा टास्क फोर्स का गठन भी किया गया, जो अब धर्मांतरण रोकने के लक्ष्य के साथ साथ दूसरे धर्मों में गई बहनों की घर वापसी भी सुनिश्चित करवाएंगी। इसके लिए बाकायदा धार्मिक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया है।
जो काउंसलिंग सेंटर है इसको बनाया गया है, इसमें तमाम जो मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें धर्मांतरण के जो मामले हुए हैं, जो एक्सपोज हो चुके हैं, उनको जो है यहाँ पे केस स्टडी रखी जाएगी। इससे जुड़ी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां नवरात्रि के अवसर पर नवदुर्गा टास्क फोर्स की इन महिलाओं ने सदस्यता ली है। वहीं दूसरी तस्वीर रामनगरी अयोध्या से सामने आई है, जहां विश्व हिंदू सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने कलावा बांधा और हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने का संकल्प लिया। लखनऊ में संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने ट्रेनिंग देते हुए बताया कि ये टास्क फोर्स कैसे काम करेगा। वहीं बाराबंकी, गोंडा और अयोध्या में भी ऑपरेशन कलावा की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने गरबा कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जिहादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब किसी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया गया तो उसका धर्मांतरण करा देंगे। जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान नितेश राणे ने साफ तौर पर कहा कि नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रम लव जिहाद का केंद्र बनते जा रहे हैं। उनको वहाँ लव जिहाद के सिवाय, हमारे हिंदू बहनों को फंसाने के सिवाय उनका कोई दूसरा एजेंडा ही होता नहीं है। राणे ने कहा जिसके धर्म में मूर्ति पूजा नहीं लिखी हो उनको आने की क्या जरूरत है, और अगर आना है तो हिंदू धर्म में शामिल हो जाओ। तुमको अगर इतना हमारे हिंदू धर्म से प्यार है, हिंदू बन जाओ, हम हमारे धर्मांतर तुमको करने का पूरा नियोजन करके दे देते, आप हिंदू बन जाओ। वहीं नितेश राणे के बयान पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वो खुद गरबा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। परस्ती करने कोई नहीं जा रहा है, लेकिन एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए मैं जाने वाला हूँ, 100% जाने वाला हूँ मैं मेरे एरिया में। साफ है कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को सियासी टकराव भी अब देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी नेता खंडित मूर्ति को लेकर किरीट सोमैया मस्जिद के सामने धरने पर बैठ गए। आरोप यह है कि नवरात्रि के दिन जब मां दुर्गा मूर्ति को मस्जिद के सामने से ले जाया जा रहा था, तभी विशेष समुदाय के लोगों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया और उसी के विरोध में बीजेपी नेता मस्जिद के सामने बैठ गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी होने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद किरीट सोमैया को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ये कोर्ट पर हमला हुआ, देवी की मूर्ति का हाथ तोड़ा गया और उसके बाद में पुलिस इतनी अहंकार की भाषा में बात कर रही है, ये नहीं चलेगा। आरोप है कि नवरात्रि के दिन मस्जिद के सामने मूर्ति ले जाते समय विशेष समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की मूर्ति खंडित कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत का बड़ा चेहरा माने जाने वाले आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए। अब उनके भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खबर थी कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने अटकलों पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला, जबकि अखिलेश यादव ने उनके जेल से बाहर आने पर खुशी जाहिर की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आजम खान का अगला कदम क्या होगा। सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने इन अटकलों पर कुछ भी नहीं कहा। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी। आजम खान अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर खुशी जताई। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। आजम खान काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने कार में ही बैठकर जेल से बाहर आए। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उसके बाद अपने दोनों बेटों के साथ सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। यही कारण है जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसका खुलासा तो आजम खान के पत्ते खुलने के बाद ही होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर शाहरुख खान, रानी मुखर्जी समेत कई कलाकारों को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और नई दिल्ली का विज्ञान भवन तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि अपने लंबे फिल्मी करियर में शाहरुख खान को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान ने कहा कि उनका सालों का सपना आज पूरा हुआ। शाहरुख खान की तरह ही रानी मुखर्जी को भी पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए ये पुरस्कार मिला है। इस फिल्म में रानी ने एक मां के संघर्ष और साहस का जोरदार अभिनय किया है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला।
इस पुरस्कार को पाकर मोहनलाल फूले नहीं समाये। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। मोहनलाल ने मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करने वालों को सम्मानित किया गया। साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर काफी चर्चा में है। इसमें वो मां सीता का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन अभी वो अपने लुक्स की वजह से ट्रोल हो रही हैं और इनकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसको लेकर अब एक नया ही बवाल खड़ा हो गया। क्योंकि ज्यादातर बिना मेकअप के साड़ी, सूट और एथनिक आउटफिट्स में नजर आने वाली साई का अब बदला बदला मिजाज देखने को मिला है। फिर क्या था, वो सीधे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। साई पल्लवी को सीता मां के रोल से एक अलग पहचान मिलने वाली थी। उसे अब बिकनी गर्ल के तौर पर लोग देख रहे हैं। ट्रोलर ने तो इससे सीधे तौर से सनातन से जोड़ दिया है। फैंस का मानना है कि इतने छोटे कपड़े पहनने वाली हमारी संस्कृति को कैसे समझ पाएगी। सोशल मीडिया पर स्विमसूट वाली फोटो पर एक ट्रोलर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, तो ऑन स्क्रीन ट्रेडिशनल पहनने वाली साई पल्लवी रियल लाइफ में बिकनी पहनती हैं। वहीं एक और यूजर ने ट्रोल करते हुए कहा, तो ये साबित हो गया है कि वो भी बाकी सो कॉल्ड हीरोइन की तरह हैं। ट्रेडिशनल वियर को अलग रखें। साई पल्लवी साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस हैं। लोगों को उनकी सादगी काफी पसंद आती है और इसी की वजह से उन्हें सीता के रोल के लिए परफेक्ट पसंद माना जा रहा है। लेकिन साई की कुछ फोटो ने बवाल मचा दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई और सुबह से लोगों को बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन और चक्कर की शिकायत मिल रही थी पुलिस को। और पुलिस ने भी अब दुकानदारों को कुट्टू का आटा न बेचने की सख्त हिदायत दी है। और कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। लोगों को बेचैनी, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई। इस पर जी मीडिया के संवाददाता राजू राज ने लोगों से बात की। पूरी रात यहाँ पे भीड़ लगी रही है, अभी भी भीड़ लग रही है। मेरी बेटी है, मेरी बीबी है, मेरे वो भतीजी है, भाभी है, सबको कुट्टू का आटा खाने से दिक्कत हुई है। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो टीम ने दुकानदारों को कुट्टू न बेचने की हिदायत दी। सवेरे खबर लगी कि भाई इसमें कुछ खराबी है। कई लोगों ने हमारे से शिकायत भी किया कर। मेरे पास पुलिस की टीम आई थी। क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि ना तो बेचना है। स्थानीय लोगों ने कुट्टू के आटे की जाँच की मांग की। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। त्योहारी मौसम में पहले मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी सामान की सप्लाई हो रही थी और इसका भंडाफोड़ अब हो गया है। पुलिस ने 3 राज्यों में नकली सामान की सप्लाई करने वालों पर एक्शन लिया। और त्योहारी सीजन के शुरू होते ही मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। सोनीपत से नकली घी की बड़ी खेप बरामद हुई। एक ऑटो से 28 पेटी नकली घी मिला। इस घी का इस्तेमाल मिठाइयाँ बनाने में किया जाना था। मुनाफाखोरी की ये तस्वीरें रुड़की की हैं। यहाँ पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसा। भारी मात्रा में नकली पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए। इतना ही नहीं, जयपुर में तो नकली सॉस और मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। करीब 2500 किलो एक्सपायर सॉस, मेयोनीज और नूडल्स जब्त किए गए, जिन्हें आप और हम बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन मिलावटखोर मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने में जरा भी गुरेज नहीं करते। गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर की रेबीज से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले इस इंस्पेक्टर के पालतू कुत्ते का नाखून इस इंस्पेक्टर को लग गया था, जिसकी वजह से रेबीज का इन्फेक्शन उनके पूरे शरीर में फैल गया। बताया गया कि अहमदाबाद सिटी पुलिस में ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर को कुत्तों का शौक था। उनके पास 2 से 3 पालतू कुत्ते थे। वो अपने कुत्तों की देखभाल कर रहे थे, तभी पालतू कुत्ते का नाखून लग गया। मंजारिया को इसका पता नहीं चला। कुत्ते के नाखून लगने के 5 दिन बाद उनके अंदर रेबीज के लक्षण दिखने पर आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया गया कि पालतू कुत्ते को रेबीज के इंजेक्शन लगे थे, फिर भी नाखून के लगने से पुलिस इंस्पेक्टर में रेबीज का इन्फेक्शन हो गया। अब खबर इटली की, जो इन दिनों कट्टरपंथ की आग में चल रहा है। गाजा गैंग पूरी ताकत के साथ एक्टिव है और इस गैंग ने कई शहरों में पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया है। ये लोग फिलिस्तीन को मान्यता न देने के जॉर्जिया मेलोनी के फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो कई सवाल पैदा करता है और भविष्य की गंभीर तस्वीर भी पेश करता है। और मिलान समेत इटली की सड़कों पर ये वे लोग हैं जो फिलिस्तीन पर अपनी सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार क्या किया, इन्हें मौका मिल गया। चरमपंथी समूहों से जुड़े चेहरे और माइग्रेंट गैंग सड़कों पर उतर आए। मिलान को वार जोन में तब्दील कर दिया। प्रदर्शनकारियों में खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहे।
पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए, सड़क पर दंगे होने लगे। न पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल किया गया, न प्राइवेट प्रॉपर्टी का। हद तो तब हो गई जब पुलिस को भी नहीं छोड़ा, पुलिस पर पत्थर बरसाए, पीछे हटने को मजबूर किया। खूबसूरत मिलान शहर देखते देखते जलने लगा। शहर हिंसा उपद्रव मनमानी के इस तांडव को बेबस देखता रहा। यही हाल देश के कई और शहरों में देखा गया। कई शहरों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। इसे यूरोप के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी कट्टरपंथी प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है। क्या कोई शख्स प्लेन के पहिए पर बैठकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है? आप भी ये कहेंगे कि ये तो नामुमकिन सुनाई देता है, लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि एक 13 साल का बच्चा काबुल से दिल्ली आ गया है और वो भी प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर। और ऐसी ही तस्वीर 4 साल पहले काबुल से सामने आई थी, जब कुछ अफगान लोग अमेरिकी प्लेन के पहिए से लटक गए थे तो कुछ छतों पर चढ़ गए थे। इस दौरान कुछ लोगों की आसमान से गिरने से मौत हो गई थी। ठीक 4 साल बाद अफगानिस्तान से ऐसा ही फिर मामला सामने आया। 13 साल का बच्चा प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली आ गया। काबुल से दिल्ली की दूरी 1026 किलोमीटर है। प्लेन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऑक्सीजन कम होने से बेहोश या मौत भी हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ और वो सुरक्षित दिल्ली लैंड कर गया। बताया गया कि बच्चा ईरान जाने की कोशिश में था। हालांकि CSIF ने बच्चे को हिरासत में लिया। बाद में उसी फ्लाइट से अफगानिस्तान भेज दिया गया। गुजरात के द्वारका में अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अवैध निर्माण हो या अतिक्रमण, सबको साफ करते हुए अब ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और उसी की तस्वीरें आज द्वारका से सामने आई हैं। और ये द्वारका पोरबंदर हाईवे पर हो रहे एक्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रशासन का बुलडोजर हाईवे किनारे किए अतिक्रमण को समतल कर रहा है। हाईवे से करीब 100 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સપોર્ટ અને પોલીસ પ્રોટેક્શન જોડે જે બી અત્યારના ગેરકાયદેસરના જે ધાર્મિક દબાણ છે, જે સરકારી જમીન પર મીન્સ હાઈવેની લેન પર જે દબાણ છે, એને અત્યારના રિમૂવ કરવાનું કામગીરી ચાલી રહી છે। हाईवे किनारे मंदिर और मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। प्रशासन ने इसे लेकर नोटिस भी जारी किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस टीम की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई। देवभूमि द्वारका में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध काफी दिनों से चल रहा है। कई अवैध इमारतों को पहले भी बुलडोजर से गिराने की तस्वीरें सामने आई हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि द्वारका को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से कोहराम मच गया है। भारी बारिश के बाद सड़कें समुद्र में तब्दील हो चुकी हैं और एक ही रात की बारिश ने एक ऐसा तांडव यहां खड़ा कर दिया है कि सड़कों का मंजर बाढ़ जैसा नजर आ रहा है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दक्षिणी कोलकाता में बारिश के बाद हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लोग बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी से जूझते नजर आए। शहर की सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत ऑफिस आने जाने वालों को हुई। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों में पानी भर गया। कई घरों और सोसाइटी के बाहर जलभराव देखा गया। आसमानी आफत से दुर्गा पूजा की तैयारियां भी पानी पानी हो गईं। बारिश से सड़कों पर हुए जलभराव के आगे लोग बेबस और लाचार नजर आए। मूसलाधार बारिश मिदनापुर वासियों के लिए आफत लेकर आई। जोरदार बारिश के बाद शहर में सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। 1 घंटे की बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। बारिश के पानी ने घरों में एंट्री कर ली। किचन से बेडरूम तक सैलाब का कब्जा हो गया। लोग अब पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। रात भर की बारिश से कोलकाता में मंगलवार को बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क से लेकर अस्पताल और रेलवे स्टेशन तक सब जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश से कोलकाता में भी जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और सितंबर में सैलाबी तबाही के वीडियो सामने आए हैं। देखिए, अस्पताल में बाढ़ आने से मरीज बेहाल हैं। सड़क पर 2 से 3 फीट तक भरे पानी में आग बुझाने की मशक्कत और ट्रैफिक के बीच सैलाब में तैरता बच्चा। भारी बारिश से कोलकाता की सड़कें जलमग्न हैं। भारी बारिश के बीच मार्केट में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आसमान में आग के लपटे और धुएं का गुब्बार देखिए। सड़क पर कमर तक भरे पानी में फायर कर्मी आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते नजर आए। अब सड़क पर सैलाबी सितम की ये तस्वीरें देखिए। जहां ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है, वहीं जलभराव में ये बच्चा मस्ती कर रहा है। अब इस अस्पताल का हाल भी देखिए, जो सैलाब में डूबा नजर आ रहा है। मशीनें, फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक पानी पहुंच चुका है। महिला मरीज गार्ड की मदद से बाहर जा रही हैं। अस्पताल के बाहर भी गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। सड़कों पर सैलाब है और लोग घरों में कैद हैं। तबाही की तस्वीरें देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे बारिश ने पूरी तरह से इस जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है।
और बारिश के बाद शहर की सड़कें दरिया में बदल गईं। बाढ़ से सड़कें लबालब हैं तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। सड़क पर खड़े वाहन भी तेज बहाव में बह गए। देखिए कैसे बाइक, स्कूटी, ऑटो, वैन तिनके की तरह बहते चले गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। निचले इलाकों में हालात और भी ज्यादा बिगड़े दिखाई दिए। लोग अपने घरों में कैद होकर रहने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर सैलाब के बाद आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से बेहाल हैदराबाद के लोगों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। नासिक में फिर से बाढ़ ने दस्तक दी है। घाट से लेकर मंदिर तक सब कुछ पानी में समा गया है, लेकिन इस बीच आस्था कम नहीं हुई। बाढ़ के बीचों बीच श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। बाढ़ का पानी मंदिरों की सीढ़ियों को लांघ चुका है। घाटों पर पूजा करने आने वाले लोग अब कमर तक पानी में खड़े होकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। जहां हर साल श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं, वहीं इस बार नदी का रौद्र रूप सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कई जगह तो पानी मंदिरों की घंटियों से थोड़ा ही नीचे दिखाई दिया और भगवान का अभिषेक भी अब बाढ़ के पानी में ही हो रहा है। सैलाब की मार से आम जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है। यानी साफ है कि बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। एक तरफ किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका है, तो अब बारिश और बाढ़ ने जिंदगी को आफत में डाल दिया है। और ये तस्वीरें उन्हीं किसानों की है जो बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू के लिए रस्सी का सहारा लिया गया है। तस्वीरों में देखिए बीच में पानी कितने वेग से बह रहा है। दोनों छोर पर रस्सी बंधी हुई है, जिसके जरिए बाढ़ में फंसे करीब 70 से 80 किसानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नाले में पानी बढ़ता चला गया और खेतों में काम कर रहे महिला पुरुष किसान नाले के दूसरी तरफ फंस गए थे और उन्हें बचाने के लिए रस्सी का सहारा लिया गया है।